नमस्कार, आदाब अर्जय। मैं विक्रांत राजलीवाल अपनी एक अत्यंत ही मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी शंकर मदारी, जो कि आपकी अपनी मेरी लेखनी ब्लॉग साइट वर्डप्रेस पर और साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर अपलोडेड है, प्रकाशित है। आज की कहानी का मैं आगाज करूं उससे पहले चंद लाइनें अपने सक्रिय ब्लॉग एहसास एक सत्य, जिसके अभी तक मैं 8 से 9 ब्लॉग शायद अपलोड कर चुका हूं आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर। चंद पंक्तियों को पढ़ना चाहूँगा, सुनिएगा और दाद दीजिएगा। जो महानुभाव अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जल्दी लाइव जुड़े और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। तो एहसास एक सत्य। मेरे जीवन की एक भूल या वरदान मैंने पढ़ाई, शिक्षा या जीवन लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व विवाह संबंध के समक्ष चल पड़ा या प्रतिक्रिया नहीं दी। जीवन लक्ष्य वही है जो मुझे जीवन से भी प्रिय है। हुआ संघर्ष फिर कठोर प्रारंभ, आत्मा पत्थर बन मोम सी पिघली हर पल हर क्षण। जलता जीवन प्रकाश कामना जो नसीब हुए किस्मत वाले को। ब्लॉक 2 चंद पंक्तियां हैं जिन्हें एक माहौल, एक प्रेरणा, एक एहसास का आगाज होगा। हर पल हर क्षण बदलते तो कभी टूटते एहसास, सांस सांस घूट कोई जहर सा, जोश उमंग जीवन की चेतना, जागृत हर ख्वाब टूटते से कोई। आज जो कहानी शंकर मदारी मैं आपको पढ़कर पढ़ूंगा, यकीन मानिएगा जिस समय मैं इस कहानी के पात्रों को रच रहा था, उनको लिख रहा था, मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मेरा हृदय हर धड़कती धड़कन से रुकता जा रहा था। पहले था जो धुंधला आईना, अक्स उसमें कई हुए है साफ। कुछ जो साथी थे अपने अब वह लगते हैं पराए, जिन पर किया था विश्वास हमने, घात जीवन पर एक अभिशाप बनकर आए है सामने। अगर आज लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इससे पहले वीडियो में भी आई थी, अगर आज रुक जाएगा तो मैं पुनः फिर से लाइव आने का प्रयास करूंगा और आपको शंकर मदारी की मनोरंजक कहानी को लाइव पढ़कर अवश्य सुनाऊंगा। हालांकि आप पहले सुन चुके हैं आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर। फकत हमने यकीन रिश्तों को एहसासों से टूटने नहीं दिया। श्वास श्वास घूट जहर का पीते हुए हमने घात विश्वास पर कभी लगने ना दिया। सफर जीवन का जो अनंत है, श्वास आखिरी से जो प्रारंभ है, हमने सफर जीवन का हंसकर मुस्कुरा कर तय किया है। जीवन के हर टूटते तो कभी जुड़ते प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल। शंकर मदारी। अधिकांश व्यक्ति हैरान होते हैं कि कल तक जो बालक अनपढ़ था और जीवन सुधार के मार्ग पर एक संघर्ष कर रहा था, तांत्रिकों, हॉस्पिटलों से जूझते हुए, रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम से
को का दर्द सहन किया, उसको अपनाते हुए नीचे गिरा उठा। वह अनपढ़ और बालक स्नातक हो गया, आईएएस के एग्जाम फेस कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, और साहित्य रचना कैसे लिख दी उसने। उन्हें लगता है कि जादू है और रातों रात ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं है, इसमें वर्षों का जीवन संघर्ष है, दर्द है, बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजरा हूं मैं, बहुत से दर्दों को झेला है, तब जाकर आज थोड़ा बहुत में सरस्वती माता की कृपा तक पहुंच पाया, कुछ प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसा मैं बता रहा था, शंकर मदारी हृदय को छूती हुई एक अत्यंत रोमांचक कहानी है। कहानी के मुख्य पात्रों से आपका एक रूबरू एक परिचय करवा दूं, इस प्रकार से है। शंकर एक खेल तमाशे दिखाने वाला एक अय्याश मदारी है। अय्याश है, दारू पीता है, गांजा सुल्फा और हर प्रकार के कर्मों को अंजाम देता है, ऐसा अय्याश मदारी शंकर। हक्कड़ सिंह एक कड़क द्रोगा, जिससे जल्दी मुलाकात होगी। फूल कुमारी कहानी की एक मुख्य पात्र, जो अपनी मित्र मंडली की नेता और सबकी प्यारी मित्र है, कहानी की एक मुख्य पात्र है। प्रेमलता, बाहू और गुटकू मित्र मंडली के सदस्य मित्र है। भैरव और बिजली शंकर के बंदर और बंदरिया, जिनमें से नर बंदर भैरव और मादा बंदर बिजली है। ब्रिजमोहन एक धनी किसान, जो फूल कुमारी का पिता है। विपक्षा देवी फूल कुमारी की माता। हयात एक ऐसा पात्र है जो आपको अत्यंत ही मार्मिक करेगा। इसके विषय में आप कहानी के अंतराल में ही जाने तो ज़्यादा अच्छा होगा। खोटक लाल कला एवं साहित्य विभाग के मंत्री भानु प्रताप का सहायक है। पोपट लाल भाया अत्यंत दिलचस्प किरदार है। मुसाफिर खाने का मुंशी, जो एक अय्याश भी है। जी हाँ, अय्याश है। अन्य कुछ पात्र इस प्रकार से हैं। दरबान कुछ स्थानीय निवासी, जो मजमे में शंकर मदारी का खेल तमाशा देखते हैं। मदिरालय का कर्मचारी, भोजनालय का मालिक, कुछ रंग रंगीले मुसाफिर, जो मुसाफिर खाने में ठहरे हुए हैं। यहां से आगाज होता है शंकर मदारी। एक लघु उपन्यास, लघु कहानी कह सकते हैं। हृदय को छूती हुई एक अत्यंत रोमांचक कहानी है, जिसका आगाज में अपनी चंद शायरी की पंक्तियों से करना चाहूँ, काव्य की पंक्तियों से, जो खास तौर पर शंकर मदारी हृदय को छूती हुई एक अनोखी रोमांचक कहानी के लिए ही रची और लिखी गई हैं। तो आगाज करता हूँ मैं शंकर मदारी का। अभी कोई लाइव नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइव इस कार्यक्रम को जारी रखूँगा। जैसे मुझे पता है लोग आजकल पाठक सब अत्यंत व्यस्त हैं, परंतु जैसे उन्हें समय मिलेगा वो इस लाइव कार्यक्रम को सुन पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। मैं वीडियो को साझा कर दूंगा। तो आगाज करता हूँ मैं शंकर मदारी हृदय को छूती हुई एक अत्यंत रोमांच, कोई लाइव आया था अभी चला गया, रोमांचक कहानी का, अपनी कुछ काव्य पंक्तियों के साथ, जो खास तौर पर शंकर मदारी के लिए ही लिखी गई है। झिलमिलाती आंखों में है अक्स यादों के दर्द कई, हर लम्हा तड़पती है जिंदगी, देख अक्स जिंदगी का खुद जिंदगी। एहसास टूट कर करते हैं दर्द एहसासों का बयान, आज भी मुस्कुरा कर मिलती है करीब से खुद जिंदगी से जब जिंदगी। वो एक आह साथ है आज भी हमारे, वो एक दर्द जो आह से है भरा।
वो एक दर्द जो आह से है भरा। तो आगाज करता हूं और आनंद लीजिएगा शंकर मदारी का, जो अब नॉन स्टॉप चलेगी जब तक इंटरनेट महाराज की कृपा बनी रही। झिलमिल नगर अपने समय का एक भव्य नगर था। सुना है उस भव्य नगर झिलमिल में प्रत्येक व्यक्ति धनी एवं शाही सुख सुविधाओं से पूर्णतः संपन्न था। ऐसा था झिलमिल नगर। यह कहना अत्यंत कठिन था कि भव्य झिलमिल नगर अपनी राजशाही भव्यता से अधिक भव्य था, जहाँ अपने मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य से। भव्य झिलमिल नगर के एक और ऊंचे ऊंचे विशालकाय मनमोहक पर्वत थे और उनके मध्य से झिलमिला कर गिरते हुए दुग्ध रंग के दुग्ध रेखा विशालकाय झरने। वहीं दूसरी ओर हरे भरे घंघोर वन और वन से सटे भव्य नगर के धनी साहूकारों के समृद्ध बाग बगीचे। इन सब प्राकृतिक सौंदर्य को चार चांद लगाती हुई झिलमिल नगर की कल कल छल छल करते हुए बहती हुई मशहूर झिलमिल दरिया, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से झिलमिलाकर गिरते हुए दुग्ध रंग के विशालकाय झरनों के बहते जल से मिलकर बनी थी, जो हरे भरे वन के बीचों बीच से गुजरते हुए भव्य झिलमिल नगर के धनी साहूकारों के उन समृद्ध बाग बगीचों को सींचते हुए भव्य नगर को छूते हुए दक्षिण दिशा में बहती थी। संपूर्ण झिलमिल नगर इसी झिलमिल दरिया के विशाल संपूर्ण झिलमिल नगर इसी झिलमिल दरिया के शीतल जल से अपनी प्यास को तृप्त करता था। इसी कारण झिलमिल दरिया की महिमा अत्यंत मूल्यवान हो जाती है। वहीं भव्य झिलमिल नगर के धनी लोग सदियों से अपनी अत्यंत सौम्य स्वभाव के कारण दूर दूर के राज्यों तक एक विशिष्ट सम्मान के पात्र सिद्ध होते आए थे। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। वह दौर था भव्य झिलमिल नगर की असीम भव्यता और शान और शौकत का, जिसका उस दौर में हर कोई कायल था साहब। भव्य झिलमिल नगर का वासी होना अर्थात अपने आप में यह कोई विशिष्ट उपाधि से कम ना था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भव्य झिलमिल नगर के निवासी अत्यंत ही सौम्य व्यवहार के लिए जग विख्यात थे। सुना है उस दौर में भव्य झिलमिल नगर में प्रत्येक स्थानीय निवासी किसी धन्ना सेठ से कम न था। दूर दूर राज्यों से कई व्यापारी, सौदागर, मजदूर, कलाकार भव्य झिलमिल नगर की भव्यता के किस्से सुनकर वहां अपने व्यापार और कला का प्रचार प्रसार करने आते और इनाम में मुंह मांगा दाम और बहुमूल्य पारितोषिक पाते। एक और जहां भव्य झिलमिल नगर अपनी राजशाही भव्यता और धन संपदा के लिए जग विख्यात था, वहीं दूसरी ओर धन संपदा से पूर्णतः परिपूर्ण होने के बावजूद वहां के प्रत्येक निवासी अत्यंत कठोर परिश्रम करते थे। शायद इसी कारण मंदी के दौर में भी राजशाही भव्य झिलमिल नगर अपनी भव्यता में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी प्राप्त कर संपूर्ण संसार को हैरान किए हुए था। अरे एक खास विषय तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जी हाँ, आपने सही समझा साहब, वह खास विषय है राजशाही भव्य झिलमिल नगर के मासूम बालक। जी हाँ, बालक चाहे राजशाही भव्य झिलमिल नगर के हो या किसी दरिद्र मलिन बस्ती के, बालक तो बालक ही होते हैं। एक और कठोर परिश्रम करने वाले अत्यंत सौम्य व्यवहार के लिए जग विख्यात भव्य झिलमिल नगर के धनी निवासी, तो दूसरी ओर राजशाही भव्य झिलमिल नगर के विश्वविख्यात शिक्षा गुरुकुल में उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करते वहां के अत्यंत सौम्य और मासूम बालक। इसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन की क्रिया और प्रतिक्रिया को दोहराते हुए कला साहित्य से संबंधित दूर दराज के विद्वान एवं कलाकारों से मनोरंजन प्राप्त कर उन्हें मुंह मांगा पारितोषिक देते हुए भव्य झिलमिल नगर के राजवंशियों एवं सेठ साहूकारों समेत वहां के निवासियों के दिन सुख शांति से गुजरते हुए व्यतीत हो रहे थे। हर कोई अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई देता था।
फिर एक रोज की बात है, समय यही कोई दोपहर और सांझ के मध्य का ही रहा होगा कि तभी संपूर्ण झिलमिल नगर डमरू की एक तीव्र ध्वनि से गूंज उठता है, डुग 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 डुग, और चारों दिशा एक सवार गूंज उठता है कि आ गया, देखो एक मदारी अपने 2 बंदरों के साथ आ गया, देखो मदारी आ गया। यूं इस प्रकार से भव्य झिलमिल नगर में एक नए उत्साह की लहर दौड़ जाती है। क्या तो बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हर कोई उस मदारी के आगमन से अत्यंत उत्साह से भर जाता है। आज बहुत समय के उपरांत यूं अचानक से भव्य झिलमिल नगर के व्यस्त और व्यस्त जीवन शैली में एक बहुत ही रोमांचक और मनोरंजक परिवर्तन सहज उत्पन्न हो गया था। उस मदारी के उन 2 नटखट बंदरों को देखकर बच्चों का तो हंस कर बुरा हाल था। वहीं नवयुवक तो उस बंदर को देखकर खुद बंदर हुए जा रहे थे। कभी तो वह उन्हें देखकर किलकारी मारते तो कभी सीटियां, जिनके प्रत्युत्तर में वह दोनों बंदर, जिनमें से एक बंदरियां थी, बहुत ही जोरदार तरीके से उन पर अपने बड़े बड़े दांतों को दिखाते हुए किटकिटाने लगते। अभी यह मदारी नगर के मुख्य द्वार से होते हुए मुख्य बाजार से गुजर ही रहा था कि तभी नगर के दरोगा हक्कड़ सिंह अपने बड़े से चेहरे पर स्थित अपनी उन बड़ी बड़ी नुकीली मूंछों को ताव देते हुए उस अनजान मदारी को रोकते हुए कड़क आवाज के साथ कहता है कि ए रुको, कहाँ जा रहे हो? एकदम से नगर दरोगा हक्कड़ सिंह के उस विशालकाय शरीर को अपने समीप देखकर और उसकी उस रोबदार आवाज को सुनकर वह मदारी अत्यंत भयभीत होते हुए जहां का था वहीं रुक जाता है। तब नगर दरोगा हक्कड़ सिंह पुनः उस पर अपना रोब गांठते हुए कि तुमने बताया नहीं कि कहां जा रहे हो और नाम क्या है तुम्हारा? तब वह मदारी अत्यंत विनम्रता के साथ कहता है कि जी साहब, मेरा नाम शंकर है, शंकर मदारी, और मैं पड़ोस के राज्य खिरातगंज से यहाँ इस भव्य नगर में अपना खेल तमाशा दिखाने के वास्ते आया हूँ। अभी वह मदारी शंकर नगर दरोगा के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि इतने ही समय में उसके इर्द गिर्द चारों ओर एक भीड़ सी जमा हो जाती है और उस भीड़ में शामिल हर व्यक्ति यही कह रहा था कि तमाशा दिखाओ, तमाशा दिखाओ, तमाशा दिखाओ, तमाशा दिखाओ। नगर निवासियों का ऐसा उत्साह देखकर नगर दरोगा हक्कड़ सिंह स्थिति को बेकाबू होने से पूर्व ही एक बार पुनः बीच में आकर अपना दखल देते हुए उत्साही नगरवासियों को समझाते हुए कहता है कि कृपया आप सभी सम्मानित नगरजन शांत हो जाए। अभी तो इस मदारी का भव्य झिलमिल नगर में आगमन ही हुआ है। जल्द ही राज आज्ञा पत्र प्राप्त करने के उपरांत यह अपना खेल तमाशा भी दिखलाएगा, परंतु अभी के लिए आप इसको मुसाफिर खाने की ओर प्रस्थान करने दीजिए। भव्य झिलमिल नगर के कड़क दरोगा हक्कड़ सिंह की बात सुनकर वह भीड़ तितर बित्तर हो जाती है। तदुपरांत नगर दरोगा हक्कड़ सिंह एक कड़क आवाज के साथ उस मदारी से रूबरू होते हुए उससे कुछ वार्तालाप प्रारंभ करता है कि देखो मदारी, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम पहली बार भव्य झिलमिल नगर में अपना तमाशा दिखाने के लिए आए हो। नगर दरोगा की ऐसी रोबदार आवाज और गठीला शरीर देखकर वह मदारी, जिसका नाम शंकर था, कुछ अधिक ही भयभीत हो जाता है। तब खुद को कुछ संभालते हुए वह कहता है कि जी साहब, मैंने भव्य झिलमिल नगर की भव्यता और यहाँ के
चकाचौंध कर देने वाले शाही बाजारों की चर्चा को बहुत बार सुना था। यहाँ के महान राजवंश के दानी व्यक्तित्व की ख्याति तो दूर दूर तक विख्यात है। इसीलिए मैं भी अपना खेल तमाशा दिखाने के लिए बहुत दूर से चलकर यहाँ आया हूँ। तब नगद दरोगा हक्कर सिंह अपनी डोबेली मूंछों पर ताव देते हुए शंकर मदारी से कहता है कि ठीक है, परंतु ध्यान रहे, राज दरबार से शाही आज्ञा पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही तुम भव्य झिलमिल नगर में अपना खेल तमाशा दिखा सकते हो, उसके बिना कदापि नहीं। इसके प्रत्युत्तर में शंकर मदारी बहुत ही शेष भाव के साथ कहता है कि जी हजूर, जैसे आपकी आज्ञा। शंकर मदारी के द्वारा यूं आदर पूर्वक हाथ जोड़कर ऐसे सम्मान पूर्वक वचनों को सुनकर दरोगा हक्कर सिंह अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता है और उसके उस विशाल काय भद्दे चेहरे पर एक मुस्कान की लहर चमकने लगती है। तब शंकर पुनः कुछ हिम्मत जुटाकर अत्यंत ही आदर के साथ उससे कहता है कि महाराज, कृपया करके मुसाफिर खाने का मार्ग भी बता दीजिए। लगातार कई हफ्तों से इस थका देने वाले सफर के उपरांत अब मेरा रोम रोम सफर की थकान के दर्द से करहा रहा है। शंकर के इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर भव्य झिलमिल नगर का वह कड़क नगर दरोगा अत्यंत ही श्रेष्ठता के साथ मुस्कुराते हुए शंकर मदारी से कहता है कि देखो मदारी, यहाँ से तुम सीधे हाथ को मुड़ जाना तो दो चौराहों से गुजरते हुए तुम बाईं ओर को मुड़ जाना। उसी मार्ग पर शहर की एकमात्र मदिरालय है। इतना कहकर नगद दरोगा चुप हो जाता है। तब शंकर मदारी पुनः हड़बड़ाहट पूर्वक कहता है कि परंतु दरोगा जी महाराज, मुझको तो मुसाफिर खाने जाना है। तब नगद दरोगा हक्कर सिंह पुनः अपनी रोबीली मूंछों पर ताव देते हुए कहता है कि हाँ भाई, हाँ मालूम है, और मैंने तुम्हें मुसाफिर खाने का ही पता बताया है। तब शंकर मदारी अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक कुछ डरते हुए कहता है कि परंतु महाराज, आपने तो मदिरालय का मार्ग बतलाया है। यह सुनते ही नगद दरोगा हक्कर सिंह जोर जोर से हंसने लगता है और उसी प्रकार से हंसते हुए कहता है कि भाई, उस रंगीन मदिरालय के ठीक सामने ही तुम्हारी मंजिल है, यानी कि मुसाफिर खाना। इतना कहकर वह नगर दरोगा उसी प्रकार जोर जोर से हंसते हुए शंकर मदारी को वहां मार्ग पर अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। नगर दरोगा के ऐसे व्यवहार से पहले तो शंकर मदारी कुछ हैरान होता है, फिर स्वयं भी हंसने लगता है और भव्य झिलमिल नगर के उस रंगीन मदिरालय, मेरा मतलब मुसाफिर खाने की ओर प्रस्थान कर जाता है। वहीं दूसरी ओर भव्य झिलमिल नगर के एक धनी किसान ब्रिजमोहन के घर में उसकी इकलौती 8 वर्षीय पुत्री फूल कुमारी भोजन हेतु अभी बैठी ही थी कि तभी घर के द्वार पर फूल कुमारी के मित्र मंडली के मित्र एक जोरदार दस्तक लगाते हुए उसको पुकारते हैं कि फूल, अरे फूल, क्या तुम घर पर ही हो? जिसके प्रत्युत्तर में फूल कुमारी भोजन से उठकर तुरंत ही घर के द्वार की ओर दौड़ पड़ती है और उसकी माता विपाक्षा देवी उसको आवाज लगाकर रोकने का प्रयत्न करते हुए कि फूल बेटी, रुक जाओ, फूल रुक जाओ, पहले भोजन तो कर लो। यह लड़की भी ना कभी किसी की कोई बात नहीं सुनती। उधर घर के द्वार पर फूल कुमारी की मित्र मंडली के मित्र अत्यंत ही उत्साहित दिख रहे हैं। उनको यूं इस प्रकार से उत्साह में देखकर फूल कुमारी भी कुछ उत्साहित हो जाती है और उनसे कहती है कि आज तो तुम सबके सब अत्यंत उत्साह में नजर आ रहे हो, क्या कोई भूत देख लिया है तुमने? इतना कहते हुए फूल कुमारी खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी उसकी मित्र मंडली में से एक मित्र बाहु प्रताप उसी प्रकार से उत्साहित होते हुए कहता है कि नहीं नहीं, भूत नहीं, बल्कि भूत से भी बढ़कर कुछ देख लिया है आज हम सब ने। कहो तो तुमको भी दिखला दे।
इतना कहकर पुनः सब मित्र एक साथ खिलखिलाकर हंसने मुस्कुराने लगते हैं। तब फूल कुमारी उनसे कुछ इस प्रकार से उत्साहित होने का कारण पूछती है कि अच्छा बाबा, अब बता भी दो ना कि ऐसा तुमने क्या देख लिया है जो तुम सबके सब यूं इस प्रकार से हवा में उड़ रहे हो। तब फूल कुमारी की एक सर्वाधिक घनिष्ठ सखी प्रियलता अत्यंत उत्साह के साथ कुछ कहते हुए कि फूल, आज हमने वहाँ बड़े बाजार में एक मदारी को देखा और उसके साथ दो विशालकाय वानर भी थे। हम तो उन्हें देखकर अत्यंत ही भयभीत हो गए थे। यदि तुम वहाँ होती ना तो देखती वह वानर आदमियों जितने बड़े दिखाई देते थे। प्रियलता के इतना कहते ही सभी मित्र मंडली उसकी सहमति में हामी भरते हुए अपना सिर हिला देते हैं। अपने मित्रों के मुंह से यह सुनते ही फूल कुमारी अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए अत्यंत ही उत्साहित हो जाती है और वह उसी प्रकार से आश्चर्यचकित और उत्साहित होते हुए कहती है कि अच्छा, तो उस मदारी के वानर इतने विशालकाय हैं। चलो तो मैं भी देखती हूँ, कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हो। तभी गुटकू अत्यंत ही मासूमियत के साथ कुछ कहता है कि नहीं नहीं फूल, भला हम तुमसे असत्य क्यों कहने लगे? हम सत्य ही कह रहे हैं। वह वानर अत्यंत भयानक दिखाई देते थे, परंतु तुम अभी उन्हें नहीं देख सकती हो क्योंकि उनको नगर दरोगा ने पकड़ लिया था और राजशाही से आज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया है। उसके अत्य उपरांत ही वह बाजार में अपना खेल तमाशा दिखा सकते हैं। तभी अभी फूल कुमारी अपनी मित्र मंडली से उस अनजाने मदारी और उसके उन विशालकाय वानरों के विषय में वार्ता कर ही रही थी कि तभी उसकी माता विपाक्षा देवी उसके समीप पहुंचकर फूल कुमारी से कुछ कहती है कि बेटी फूल, वहाँ भोजन की थाली ठंडी होने को है और तुम अपने मित्रों के साथ फिर कभी वार्तालाप कर लेना, परंतु अभी सर्वप्रथम भोजन ग्रहण कर लो। भोजन से यूं इस प्रकार से बीच में नहीं उठते, इसे अन्य देवता का अपमान समझा जाता है। तब फूल कुमारी अपने मित्रों से कल विद्यालय में संपूर्ण किस्सा विस्तार से बतलाने के लिए कहते हुए उन्हें विदा दे देती है और अपनी माता विपाक्षा देवी के साथ भोजन ग्रहण करने हेतु घर के भीतर प्रवेश कर जाती है। वहीं दूसरी ओर उधर शंकर मदारी नगर दरोगा हक्कर सिंह के जाते ही अपने हाथ ठेले पर अपने खेल तमाशे का सामान लादे और उस पर सवार अपने उन दो हष्ट पुष्ट वानरों को खींचते हुए भव्य झिलमिल नगर के मुसाफिर खाने की ओर चल देता है। हर बढ़ते कदम से भव्य झिलमिल नगर की उस शाही भव्यता को देखकर शंकर की आंखें चुंधिया रही थी और वह अनुमान लगाने लगता है कि यहाँ यानी भव्य झिलमिल नगर में तो भिखारी भी स्वर्ण पात्र यानी सोने के कटोरे में भिक्षा लेते हैं। यदि मुझे राजशाही की ओर से तमाशा दिखाने की अनुमति प्राप्त हो जाती है तो मेरी चारों उंगलियां चाशनी के कढ़ाई में और सिर देसी घी से सरोबार यानी अच्छे से भीगा हुआ हो जाएगा, अर्थात खेल तमाशा दिखाकर वह बहुत सा धन एकत्रित कर सकता है। और ऐसा भी हो जाए तो कोई हैरत नहीं होगी कि कोई नगर सेठ या धनी साहूकार उसको उसके तमाशे से प्रसन्न होकर बहुमूल्य स्वर्ण मुद्रिका ही भेंट दे दे। इस प्रकार से शंकर अपने स्वप्न लोक में डुबकी लगाते हुए चले जा रहा था और इसी प्रकार से वह भव्य झिलमिल नगर की चकाचौंध कर देने वाली शाही भव्यता को निहारते हुए कुछ ही समय के उपरांत वह नगर के मुसाफिर खाने के ठीक सामने पहुंच जाता है, जहां चारों ओर नगर की इकलौती मदिरालय की उस मदहोश कर देने वाली रंगीन मदिरा की मदमस्त मादक महक बिखरी हुई थी, जिसकी सुगंध से शंकर सहज ही वहां पहुंचकर ठहर गया था। और अपने स्वप्न लोक से निकलकर वह वास्तविक संसार में आ गया था। अब शंकर का ध्यान मुसाफिर खाने की ओर जाता है। वह एक अत्यंत विशालकाय इमारत थी, जिसके प्रवेश द्वार पर एक ढाबे के समान ही अत्यंत ही भव्य भोजन का करने हेतु एक भोजनालय भी खुला हुआ था। ढाबे से आती हुई स्वादिष्ट मसालेदार
राजशाही भोजन की सुगंध को सूंघकर शंकर को अत्यंत तीव्र भूख लगाई थी। तब शंकर आसपास की ओर निहारते हुए स्वयं से ही बड़बड़ाते हुए कहता है कि वाह मेरे मालिक, वाह वाह मेरे मालिक, क्या सुनियोजित व्यवस्था है। विश्राम करने हेतु विशाल काय मुसाफिर खाने से सटा स्वादिष्ट मसालेदार भोजन से पूर्ण भोजनालय और भोजनालय के ठीक सामने रंगीन मदिरालय का राजशाही मदिरालय। वाह मजा आ गया, मजा आ गया। अब सर्वप्रथम तो मैं इस विशालकाय मुसाफिर खाने में अपने ठहरने और विश्राम करने हेतु एक कक्ष यानी कमरा भाड़े पर ले लूं। तदोपरांत इस भोजनालय के स्वादिष्ट भोजन और इस भव्य झिलमिल नगर की इस रंगीन मदिरालय की मदहोश कर देने वाली रंगीन मदिरा का आनंद भी लिया जाएगा। इस प्रकार से वह अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता है। इतना विचार करते ही शंकर अपने हाथ ठेले को मुसाफिर खाने के बाड़े में, जब मुसाफिर खाने के मुसाफिरों के अश्वादी की बांधने की व्यवस्था थी, वहां पर खड़ा करके मुसाफिर खाने के भीतर प्रवेश कर जाता है। मुसाफिर खाने के भीतर का दृश्य देखकर शंकर के होश उड़ जाते हैं। अंदर चारों ओर दूर दराज के मुसाफिर अपनी अपनी रंग रंगीली वेशभूषा में चहलकदमी कर रहे थे। उन्हें देखकर सहज ही यह अनुमान होता था कि यह वाला मुसाफिर व्यापारी होगा और यह वाला कोई योद्धा, हाँ यह तो कोई रंगमंच का कलाकार ही हो सकता है, और यह जो अपने बाजू से होकर अभी गुजरा है ना, यह तो अवश्य है किसी सेठ का नौकर ही लगता है। इस प्रकार से शंकर एक दृष्टि से उन मुसाफिर खाने के मुसाफिरों की वेशभूषा और हाव भाव से उनके व्यवसाय का अनुमान लगाते हुए मुसाफिर खाने के मुंशी कार्यालय के भीतर प्रवेश कर जाता है, जहां एक दुबला पतला सा व्यक्ति अपनी मोटी मोटी आंखों पर एक दुबला सा ऐनक लगाए बैठा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि अवश्य ही यह कोई कुटिल स्वभाव का, यानी कि अपने में चालाक कुटिल स्वभाव का एक धूर्त व्यक्ति है। उसको देखते ही शंकर मदारी अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करता है। नमस्कार महोदय। शंकर की आवाज सुनते ही मुंशी, जो अभी कुछ समय पूर्व तक मुसाफिर खाने के हिसाब किताब की जांच पड़ताल कर रहा था, अकस्मात ही चौंक जाता है। परंतु यह अनुमान लगाना अत्यंत दुर्लभ था कि वह शंकर की आवाज से अधिक चौंक गया था जब उसके कांधों पर बैठे हुए उसके उन दो वानरों को देखकर। एक क्षण रुककर स्वयं को संभालने के उपरांत मुंशी कुछ चौंकते हुए कहता है कि अरे अरे यह क्या घुसे जा रहे हो, अरे रुको भाई, यह कोई खेल तमाशा दिखाने का स्थान कौनी है, चलो कट्ठे और कहीं जाकर अपना तमाशा दिखाओ, ये वानरों को दूर रखो मुझसे। तब शंकर अत्यंत नम्रतापूर्वक कहता है कि महाराज, मैं शंकर हूं, एक मदारी। यह सुनते ही मुंशी उसको अपने उस मोटे से चश्मे से उसी प्रकार से नीचे से ऊपर तक घूर कर देखते हुए कहता है कि कौन शंकर भाया, मैं तो ना जानू किसी शंकर ने मदारी ने। कौन देश से आयो हो तू, कौन देश से आयो हो तू? तब शंकर मुसाफिर खाने के मुंशी को बताता है कि महाराज, मैं दूर देश खैरातगंज से आयो हूँ, मेरा मतलब आया हूँ यहाँ अपना खेल तमाशा दिखाने के लिए। यदि एक कक्ष मिल जाता तो मैं अपने सफर की थकान उतार लेता। शंकर की बात सुनकर मुंशी अपने चश्मे के पीछे से उसको देखते हुए बताता है कि देख बाया, पहले तो मैं महाराज कोणी अठे को मुंशी हूँ, और दूसरी बात यह कि मैं तन्ने तो कक्ष तो दे सकूँ हूँ, परंतु शंकर कुछ परेशान होते हुए, परंतु क्या महाराज, मेरा मतलब मुंशी जी। मुंशी अब दूसरी प्रकार से, देख बाया, मैं तन्ने तो कक्ष दे सकूँ हूँ, परंतु तेरे या वानर ना पाया ना, तेरा या वानर ना ना ना, मन्ने दूसरे मुसाफिर का भी ध्यान रखनो है अठे। यह सुनते ही शंकर कुछ हड़बड़ा सा जाता है, फिर स्वयं को कुछ संभालते हुए
लगभग रुआंसुओं से स्वरों से कहता है कि मुंशी जी, आप तो बहुत ही दयालु हैं। हम जैसे मुसाफिरों के लिए तो आप ही राजा धीराज साक्षात महाराज हो। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। कृपया कुछ दया कीजिए। भला मैं अपने इन दो मासूम वानरों को लेकर कहाँ जाऊंगा। दया करे महाराज। एकदम से मुंशी के कदमों में गिरते हुए शंकर की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर मुंशी का हृदय कुछ पिघल जाता है और उसके द्वारा स्वयं को महाराज जैसे अत्यंत ही शाही और सम्मानित शब्दों के साथ संबोधित करने से वह अत्यंत प्रसन्न भी हो गया था। तब वह शंकर से कहता है कि तुम यहाँ तो कोणी रुक सको बाया, परंतु मन्ने का तू कोई बड़ा मानुष दिखा है, इसीलिए मैं तन्ने को मुसाफिर खाने के पिछवाड़े वाले राजशाही बाग के भीतर बने एक झोपड़े में ठहरा सकूं हूँ। हाँ, उठे तने कोई बाड़ो भी ना लागे। अठे तो बाया मैं तने इन वानरों के साथ को नहीं ठहरन दूं। यह सुनते ही शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर अत्यंत ही विनम्रता से कहता है कि आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। आप अत्यंत ही दयावान है। मुंशी को धन्यवाद कहकर शंकर उस कक्ष से बाहर की ओर मुड़ जाता है। तभी मुसाफिर खाने का मुंशी उसको आवाज लगाकर वापस अपने समीप बुलाता है और कहता है कि देख बायो, तूने पूरी बात तो सुनी कोनी। मैं तन्ने उस राजशाही के शाही बगीचे के शाही झोपड़े में ठहरा रहे हूँ, कोई बाड़ो भी कोनी ले रहे हूँ। ठीक है ना बाया? पर तू तो अच्छे से जाना है कि आजकल के स्लोभी दौर में कुछ भी मुफ्त को नहीं मिल सके है। मुंशी अब अपने छुपे हुए दांत शंकर को दिखलाता है। तो सुन बायो, मैं सीधे सीधे तो बोलियो कि मैंने तेरे से कोई बाड़ो को नहीं चाहिए। हाँ, परंतु मैंने रोज की एक बोतल मदिरा, वो भी अनारकली चाहिए बाया। मुसाफिर खाने के मुंशी की यह बात सुनते ही शंकर तुरंत ही हामी में अपना सर हिला देता है और मुंशी के बताए अनुसार भव्य झिलमिल नगर के उस विशालकाय मुसाफिर खाने के पिछाड़े वाले राजशाही बाग के शाही झोपड़े की ओर मुड़ जाता है। कुछ ही क्षणों के उपरांत शंकर मदारी अपने दोनों वानरों सहित मुसाफिर खाने के पिछवाड़े में स्थित शाही बाग के ओर को बने एक मजबूत झोपड़े के भीतर प्रवेश करते हुए अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, वह भी तो यही चाहता था कि वह किसी ऐसे एकांत स्थान पर ठहर सके जहां उसको कोई भी अन्य व्यक्ति चाहकर भी परेशान न कर सके। वह स्वयं को उस भीड़ भाड़ वाले मुसाफिर खाने में सहज महसूस नहीं कर पा रहा था, परंतु यहाँ तो उसको जैसे पंख ही लग गए थे। तभी शंकर उस शाही बाग में अपने झोपड़े के समीप एक विशालकाय पीपल के वृक्ष से अपने दोनों वानरों को नहीं माफ कीजिएगा, जिनमें से एक नर वानर है तो दूसरी मादा वानर है, उन्हें उसी विशालकाय पीपल के वृक्ष से बांधकर 2 क्षण विश्राम करने हेतु झोपड़े के भीतर बिछी हुई एकलौती चारपाई पर लेट जाता है। अभी शंकर ने झोपड़े में पड़ी हुई उस एकलौती चारपाई पर लेटकर दिन भर की थकी हुई अपनी आंखों को मूंदा ही था कि तभी झोपड़े के द्वार पर टंगी साकल से एक जोरदार दस्तक होती है और शंकर हड़बड़ा कर उठ बैठता है। जैसे ही उसकी दृष्टि द्वार पर पड़ती है तो वह देखता है कि मुसाफिर खाने का वह दुबला पतला मुंशी पोपटलाल भाया, वह देखता है कि दरवाजे पर मुसाफिर खाने का वह दुबला पतला मुंशी पोपटलाल भाया अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ खड़ा हुआ है। उसको देखते ही शंकर एक झटके के साथ उस झोपड़े की चारपाई से उठकर बैठ जाता है और कुछ हैरान होते हुए उस मुसाफिर खाने के मुंशी से यूं इस प्रकार से आने का कारण पूछता है कि मुंशी जी, आप, क्या बात है, क्या कुछ समस्या है? जिसके प्रत्युत्तर में मुसाफिर खाने का मुंशी एक नाराजगी भरे स्वर के साथ शंकर से कहता है कि बायो, तुम अठे आराम से इस शाही चारपाई पर लेट गयो है। इतना कहकर मुंशी चुप हो जाता है और शंकर को
कुछ इस प्रकार से घूरता है कि मानो वह कोई अपराधी हो। मुंशी के इस प्रकार से अजीबोगरीब व्यवहार से शंकर कुछ भी समझ नहीं पाता। तब वह मुंशी से कहता है कि महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं, कृपया स्पष्ट रूप से कहिए, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? यह सुनते ही मुंशी उसी प्रकार से नाराजगी भरे स्वर के साथ कहता है कि अपराध की बात करो बाया, अठे तो तने मारी भावना कत्ल कर दियो है, कत्ल। एक क्षण रुककर मुसाफिर खाने का वह मुंशी पोपटलाल भाया उसको कुछ समझ दिलाते हुए कहता है कि देखो भाइयों, मैंने पहले कह दिया था कि हम वानरों के साथ अठे किसी मुसाफिर ने को नहीं ठहरा सके हैं, अन्य मुसाफिर बह खा सके हैं ना भाया। अन्य मुसाफिर जान को घणो खतरो भी हो सके है भाइयों। मुसाफिर खाने के उस धूर्त मुंशी के ऐसे वचन सुनकर शंकर कुछ घबरा सा जाता है, फिर कुछ हौसला बटोरते हुए कहता है कि परंतु महाराज, मैं तो आपकी आज्ञा से ही यहाँ बाग में ठहरा हूँ, और आपने ही अभी शंकर मजारी कुछ कह ही रहा था कि तभी मुंशी झुंझलाते हुए उसको बीच में ही टोक देता है कि देखो भाया, मैं तने बोलियो कि मैं कोई महाराज कोनी, मैं अठोको मुंशी पोपटलाल हूँ। मुंशी को अकस्मात ही इस प्रकार से रुष्ट होते देखकर शंकर नम्रता पूर्वक कहता है कि मालूम है मुझे, परंतु मेरे लिए तो आप ही महाराज हो। शंकर मदारी के मुंह से अपने लिए अत्यंत ही सम्मानजनक शब्दों को सुनकर मुसाफिर खाने के मुंशी पोपटलाल भाया का क्रोध एकदम से काफूर हो जाता है और वह कुछ मुस्कुराते हुए शंकर से कहता है कि देख भाया, जो राजशाही बाग है, अठे रुकने के कुछ नियम और कायदे हुए हैं। शंकर अब भी अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहता है कि परंतु महाराज, मेरा मतलब मुंशी जी, मैंने तो किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। यह सुनते ही मुंशी पोपटलाल भाया पुनः से भड़क जाता है और कुछ भड़क जाता है और शंकर से कहता है कि थारी सब बात ठीक से भाया, पर मेरी बोतल कट्ठे है, तने मारी बोतल की कोई परवाह कोनी है। मुसाफिर खाने के मुंशी के मुंह से यह सुनते ही शंकर कुछ सहज होते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहता है कि महाराज, अभी तो मैंने सफर की थकान भी नहीं उतारी, बस एक क्षण को अपनी इस अकड़ी हुई कमर को सीधा ही किया था कि आप आ गए। तभी मुंशी पुनः कुछ क्रोधित होते हुए, तू कहना क्या चाहे है पाया कि मैं अठे कौन आ सकूं? मुंशी को पुनः क्रोधित होते हुए देखकर शंकर कुछ घबरा जाता है और उसी प्रकार से अपने हाथों को जोड़कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहता है कि नहीं महाराज, मैं तो यह कह रहा था कि आपने क्यों तकलीफ उठाई, जबकि मैं स्वयं ही मदिरा की बोतल को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होने ही वाले था, मेरा मतलब आपके सम्मुख आने वाला था। मुंशी, ठीक से भाया, मैंने तो पहले ही मालूम था कि तू भूलो कोनी, मैं उठे ही बैठे हूँ। शंकर से मदिरा का आश्वासन प्राप्त कर मुंशी वहां से मुसाफिर खाने की ओर चला जाता है। मुसाफिर खाने के मुंशी के मुंह से मदिरा की बात सुनकर शंकर के शरीर में भी सैकड़ों मदिरा पिपासु कीड़े बुलबुलाने लगते हैं। तब वह एक क्षण भी गवाए बिना समीप के घड़े से एक हंडिया जल ग्रहण करके शाही बाग के उस झोपड़े से बाहर निकल जाता है। परंतु मदिरालय की ओर जाने से पूर्व वे अपने उन दोनों वानरों से कुछ वार्तालाप करते हुए कि क्यों, बहुत मजा आ रहा है ना, यहाँ तो तुम्हारी मौज हो गई भाई भैरो, और बिजली तू तो बहुत ही प्रसन्न दिख रही है। भैरो और बिजली उसके वानरों का नाम था। भैरो नर वानर का नाम और बिजली मादा वानर का नाम था। शंकर अभी अपने वानरों के समक्ष हंस बोलकर उन्हें कुछ सामान्य महसूस करवा ही रहा था कि तभी उसको मुसाफिर खाने के मुंशी पोपटलाल भाया की बात स्मरण यानी याद हो जाती है कि भाइयों मेरी बोतल। यह बात ध्यान में आते ही शंकर मुसाफिर खाने के बाहरी द्वार की ओर मुड़ जाता है, जहां
हर ओर मदहोश कर देने वाली उस भव्य झिलमिल नगर की रंगीन मदिरा की वह मादक महक बिखरी हुई थी। अब तो शंकर कुछ बेकाबू सा होते हुए मुसाफिर खाने से के ठीक सामने वाले भव्य झिलमिल नगर के इकलौते मदिरालय के भीतर प्रवेश कर जाता है। मदिरालय के भीतर प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि में एक अजीब सा नशा दिखने लगता है। वहां हर ओर उसको रंगीन मदिरा का पान करते हुए मदिरा प्रेमी ही दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता कि तभी मदिरालय का कर्मचारी उससे कुछ कहते हुए कि साहब, यह सुनते ही शंकर को कुछ चेतना आती है और वह उस मदिरालय के कर्मचारी से कहता है कि हाँ, एक बोतल संतरा और एक अंगूर वाली अनारकली दे दो। हाँ, ध्यान रहे, मैं कोई अनजान मुसाफिर नहीं हूँ, रोज का ठेला है मेरा, मुझे एकदम तेज और असली मदिरा ही देना। मदिरालय का कर्मचारी, साहब, यहाँ सिर्फ तेज और असली ही मिलती है, क्या आप मुसाफिर हो? शंकर कुछ हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, मुसाफिर खाने का मुंशी मेरा जानकार है, मुझे धोखा देने का प्रयास न मत करना। शीघ्रता से संतरे और एक बोतल अंगूर की अनारकली एकदम तेज वाली मदिरा दे दो। मदिरालय का कर्मचारी कुछ सेज भाव से, जी जी साहब, अभी लीजिए, एकदम ताजा और तेज है। शंकर मदिरालय से मदिरा की 2 बोतल मदिरा लेकर मदिरालय से बाहर निकल जाता है। उधर मुसाफिर खाने के भीतर मुंशी पोपटलाल भाया स्वयं से कुछ बड़बड़ाते हुए कि वो कठे अटक गयो, अभी तक आयो कोनी, मारी बोतल वाली बात वो मदारी भूल तो कोनी गयो भाया। अभी मुंशी इस सभी प्रश्नों के हल खोजने में चिंतामग्न था कि तभी मुंशी के कक्ष के द्वार पर एक जोरदार दस्तक होती है, जिसको सुनकर मुंशी कुछ हड़बड़ाहट के साथ होश में आते हुए, ये कौन है? कौन है भाया, कौन? तभी दूसरी ओर से एकदम एक आवाज आती है कि जी मैं हूँ शंकर मदारी। शंकर की आवाज को सुनकर मुंशी अत्यंत प्रसन्न होते हुए उसको कक्ष के भीतर बुला कर कहता है कि भाया, अभी तक कठे अटक गयो थो, अभी तक कठे अटक गयो था, मारी मदिरा की बोतल कठे है, लायो है कौन ही लायो? मुंशी की ऐसी उत्तेजना देखकर शंकर कुछ उत्तेजित स्वर से के साथ, हाँ हाँ मुंशी जी, लायो हूँ, मेरा मतलब है कि लाया हूँ, यह देखो रंगीन मदिरा की बोतल, यह देखो रंगीन मदिरा की बोतल। शंकर अपने मदारी वाले थैले में से मदिरा की बोतल निकालकर मुंशी को दिखलाते हुए तदोपरांत मुंशी और मदारी शंकर, मदारी शंकर वही मुसाफिर खाने के उस बाड़े से बरामदे में एक विशालकाय वृक्ष के नीचे बैठकर भव्य झिलमिल नगर की मदहोश कर देने वाली रंगीन मदिरा का पान करते हुए मदिरा के नशे में मदमस्त हो जाते हैं। लगभग 1 बोतल मदिरा का पान करने के उपरांत मुंशी और शंकर मदारी के सर पर अब मदिरा का स्वरूर हावी हो जाता है। तब मुंशी मदिरा के सरूर में शंकर से कुछ कहते हुए कि देख बायो, आदमी तो तुमने को बड़ो दिखे है, पर ध्यान रहे बाया, मैं भी कोई बेकार को आदमी को नहीं, समझ रहे हो ना? शंकर भी मदिरा के सरूर में हामी भरते हुए कहता है कि हाँ मालूम है मुंशी, तू बहुत ही अय्याश आदमी है। शंकर के मुंह से यह सुनते ही मुंशी उसको टोकते हुए कहता है कि क्या बोलो तू मन्ने? मुंशी का तेज स्वर सुनकर शंकर अपना सुर कुछ हल्का कर देता है कि कुछ नहीं महाराज, आप तो महान आदमी हैं, अभी तो मुझे राजशाही बाग में ठहरने दिया है आपने। तब मुंशी मदिरा के सरोवर में पुनः कुछ कहते हुए कि देख भाइयो, वैसे मैं कुछ को नहीं कहूँ, परंतु जिस भी दिन मैंने मदिरा की बोतल को नहीं मिली तो समझ जाइए यही कि वही दिन तेरो अठे आखिरी दिन हो जाओगो। इस प्रकार से शंकर मदारी को मुसाफिर खाने के बाग में अपने दोनों वानरों के साथ ठहरने का एक ठिकाना यानी कि
एक स्थान प्राप्त हो जाता है और इसके बदले में वह मुसाफिर खाने के मुंशी पोपटलाल भाया को प्रतिदिन मदिरा की एक बोतल और इसके प्रत्युत्तर मुसाफिर खाने के मुंशी पोपटलाल भाया को मदिरा की एक बोतल। तदोपरांत मुंशी के साथ मदिरा की एक बोतल से अधिक मदिरा का पान करने के उपरांत शंकर मुसाफिर खाने के बाहरी द्वार पर बने भोजनालय से स्वादिष्ट राजशाही भोजन का लुत्फ उठाकर अपने झोपड़े में आकर चारपाई पर लेट जाता है। आज भव्य झिलमिल नगर में शंकर का प्रथम दिन बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो जाता है। अगली प्रातः जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो उसकी सांसें उसके हलक में अटक जाती है। अभी प्रातःकालीन सूर्य ठीक से उदय भी नहीं हुआ था और शंकर अब भी रात की मदिरा पान के सरूर में अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था कि तभी उसके कानों में कोई तीव्र स्वर गूंज उठता है कि बाया उठो, उठो बाया। शंकर आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आंखों खोलने का प्रयत्न करता है। जैसे ही वह रात्रि मदिरा पान की खुमारी में अपनी अधखुली आंखों को खोलकर देखने में समर्थ हो पाता है तो वह देखता है कि मुसाफिर खाने का वह मुंशी पोपटलाल भाया उसको जोरदार झटके से हिलाते हुए निंद्रा से उठाने का प्रयत्न कर रहा था। इस प्रकार से प्रातः मुंशी को अपने सम्मुख पाकर शंकर एक झटके के साथ उठकर बैठ जाता है और मुंशी से इस प्रकार से प्रातः उसको परेशान करने का कारण पूछता है। तब मुंशी पोपटलाल भाया उसको बतलाता है कि भाइयो राजशाही दरबार को दरबान आयो है, तन्ने अभी उसके साथ जानना है। मुंशी के मुंह से यह बात जानकर शंकर पहले तो कुछ हैरान होता है, फिर अपने भय से कांपते हुए मुंशी से कहता है कि क्यों आया है मुंशी जी राजशाही दरबार से दरबान? मैं नहीं जाऊंगा, कह दो उससे। तब मुंशी पोपटलाल भाया उसको समझाता है कि देख भाइयो, तने अठे अपनो खेल तमाशो दिखानो सके कोनी दिखानो। मुंशी के द्वारा इस प्रकार से संवाद को सुनकर शंकर कुछ हैरान परेशान सा हो जाता है और मुंशी से उसके इस प्रकार से संवाद का कारण पूछता है। तब मुंशी उसको बतलाता है कि अपना खेल तमाशा दिखाने के लिए राजशाही को आज्ञा पत्र आवश्यक होवे है, समझोगे कोनी समझो। मुंशी से समस्त हाल जानकर शंकर मदारी अपने उन दोनों वानरों के साथ उस राजशाही दरबान के पीछे पीछे राजशाही दरबार की ओर चल देता है। कुछ ही क्षणों के उपरांत वह राजशाही दरबान शंकर मदारी को भव्य झिलमिल नगर के कला एवं साहित्य विभाग के मंत्री भानु प्रताप के सहायक खोटक लाल के सम्मुख उपस्थित कर देता है। खोटक लाल दिखने कदकाठी के बावजूद दिखने में अत्यंत ही क्रूर प्रवृत्ति का दिखाई देता था। शंकर को देखते ही वह उस पर कुछ क्रोधित होते हुए कहता है कि क्या तुम ही हो वो परदेसी मदारी हो? क्या तुम ही हो वो परदेसी मदारी जो प्रदेश से हमारे इस भव्य झिलमिल नगर में अपना खेल तमाशा दिखाने के लिए आए हो? खोटक लाल का क्रोध से भरा ऐसा कड़क स्वर सुनकर शंकर के होश उड़ जाते हैं और वह कुछ भयभीत भी हो जाता है। किसी प्रकार से स्वयं के भय पर काबू पाते हुए शंकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर खोटक लाल से कहता है कि जी महाराज, भय के मारे उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया। शंकर को इस प्रकार से भयभीत होते देख खोटक लाल की हंसी छूट जाती है और वह अत्यंत ही हंसमुख अंदाज में हंसते हुए शंकर से कहता है कि तुम घबरा क्यों रहे हो भाई, मैं कोई जल्लाद नहीं हूं। इतना कहते हुए वह अपनी कमर से खेल तमाशा दिखाने की अनुमति का राजशाही आज्ञा पत्र निकालते हुए शंकर से 3 हड़प, जो कि उस समय की अत्यधिक प्रचलित मुद्रा होती थी, उसको राजशाही खजाने में जमा करवाने के लिए कहता है। शंकर तुरंत ही 3 हड़प राजशाही खजाने में जमा करवाने के लिए खोटक लाल को देते हुए खेल तमाशा दिखाने का वह राजशाही आज्ञा पत्र उसके हाथों से अपने हाथों में थामते हुए बहुत ही सहजता के साथ वहां से बाहर को निकल जाता है, प्रस्थान कर जाता है। वहीं
दूसरी ओर भव्य झिलमिल नगर के बालकों की मशहूर मित्र मंडली आज विद्यालय में अत्यंत उत्साहित दिखाई दे रही है। तभी गुटकू, जो कि मित्र मंडली का सबसे चंचल बालक है, एकाएक मदारी आया का शोर मचाते हुए दौड़ने लगता है। और वह दौड़ते 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 भी लगातार यही बोलता जा रहा था कि डुग 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 आयो देखो मेरा खेल तमाशा। गुटकू का ऐसा उत्साह देखकर विद्यालय के अन्य बालक भी अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं। तभी फूल कुमारी, जो कि मित्र मंडली की मुखिया से कम न थी, अपनी सभी मित्रों को एकत्रित कर मदारी और उसके वानरों के विषय में वार्तालाप प्रारंभ कर देती है। फूल कुमारी की एक आवाज पर सभी मित्र एकत्रित हो उसकी बात को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना प्रारंभ कर देते हैं। आखिर वह अपनी मित्र मंडली की मुखिया जो थी, उसकी हिम्मत और समझदारी के कारण सभी मित्र उससे अत्यधिक प्रेम और सम्मान करते थे। फूल कुमारी अपने सभी मित्रों जैसे कि प्रियलता, बाहू, गुटकू से सांझ को के मदारी के खेल वाले स्थान पर मिलने के लिए कहती है और वह उन्हें समझाते हुए कहती है कि वहां आते समय केले और थोड़ा अनाज अवश्य ही अपने साथ लेते आए, क्योंकि खेल देखने के बाद के साथ ही वह उन वानरों को केले भी खिलाएंगे और अनाज उस मदारी को दे देंगे। सभी मित्र फूल कुमारी की ऐसी समझदारी पूर्ण बात से अत्यंत प्रभावित होते हुए अपना अपना सर हिलाते हुए अपनी सहमति दर्शा देते हैं। अब तभी गुटकू, जो पहले से ही अत्यंत उत्साहित दिखाई दे रहा था, अपना मुंह किसी बंदर के समान फुलाते हुए कहता है कि मैं तो उस मोटे बंदर को सारे के सारे केले खिला दूंगा। देखो देखो मैं भी बंदर हूं, मुझे भी केले खिलाओ ना खिलाओ। गुटकू के इस प्रकार के मस्करेपन से सभी मित्र खिलखिलाकर हंसते हुए लोटपोट से हो जाते हैं। उधर शंकर राजशाही से आज्ञा पत्र प्राप्त कर अपने आज शाम के खेल तमाशे में जुट जाता है। इसके लिए वो सबसे पहले समीप के मदिरालय से एक बोतल मदिरा ले आता है और अपने गुरु मुखड़ चंद, जो उसका पिता भी था, को याद करते हुए मदिरा की पूरी बोतल जमीन पर उड़ेल देता है। उसका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से वह पूरी मदिरा की बोतल उसके गुरु मुखेड़ चंद को अर्पित हो जाएगी और वह उसका पान कर उसे आशीर्वाद देंगे। और खाली बोतल को वहीं फेंक कर झोपड़े के भीतर चला जाता है। उसके वहां से जाते ही उसका नर बंदर भैरव वह मदिरा की बोतल उठा लेता है, जिसमें अब भी अंश मात्र यानी कि 1 से 2 घूंट मदिरा शेष बची हुई थी को अपने मुंह से लगाकर खाली कर देता है, तृप्त हो जाता है और खी 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 करते हुए समीप के एक वृक्ष पर चढ़ जाता है। उसके समीप ही शंकर की मादा बंदरिया बिजली अपने साथी नरबंदर भैरव को शराब का पान घूंट पीते और फिर उधम मचाते हुए देखती रही। उस रोज की वह शाम भी साहब अजब थी। जैसे ही शंकर मदारी भव्य झिलमिल नगर के मुख्य बाजार के एक चहल पहल वाले चौराहे पर अपनी डुगडुगी बजाना प्रारंभ करता है कि उसके चारों ओर देखते ही देखते एक भीड़ सी एकत्रित हो जाती है। शंकर मदारी की डुगडुगी पर का स्वर सुनकर नन्हे नन्हे बालक तो मदारी आया का तीव्र शोर मचाते हुए भव्य झिलमिल नगर के मार्ग पर दौड़ने लगे। तभी शंकर अपनी पोटली में से खेल तमाशे का सामान निकाल कर अपना खेल प्रारंभ कर देता है। शंकर के वह दोनों बंदर एक मंजे हुए कलंदर के समान अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करते हुए अपने कर्तव्य दिखाना आरंभ कर देते हैं। शंकर कहता है, रस्से पर चलकर दिखलाओ। तो बिजली बंदरिया उस पतली सी रस्सी पर ऐसे चलती है मानो किसी बगीचे में टहल रही हो। अभी खेल प्रारंभ ही हुआ था, परंतु भव्य झिलमिल नगर के निवासी अभी से अत्यधिक उत्साहित हुए जा रहे थे। तभी शंकर भैरव के हाथों में एक लाठी थामते हुए कहता है कि जा भाई जा, अपने ससुराल जा। देख तेरी बंदरिया कैसे राजी
सजी धजी तरह इंतजार कर रही है। पर तभी भैरव वह लाठी को एक और फेंक देता है। तब शंकर उसको कहता है कि भाई यह लाठी तेरी सास ने भेजी है और तू उसको फेंक रहा है। अच्छा तो यह ले, यह तेरे साले ने भेजी है। भैरव तब भी लाठी को एक और को फेंक देता है। तब शंकर कहता है कि यह तेरी पत्नी ने भेजी है, अब तो थाम ले। परंतु यह क्या, अपनी पत्नी का नाम सुनते ही भैरव उस लाठी को मदारी के ऊपर दे मारता है। यह देखकर हर कोई तमाशी तालियां बजाते हुए अपनी खुशी को दर्शाते हैं। अंत में शंकर अपने उस हटीले बंदर भैरव से कहता है कि भाई अच्छी बात है, मगर यह तो तेरी छोटी साली कट्टो मनोहरी ने भेजी है। यह सुनते ही भैरव लाठी को थाम कर अपने ससुराल की ओर चल देता है। यह देखकर तो हर किसी तमाशीन के हंसते हुए पेट में बल से पड़ जाते हैं। वही उन तमाशीन की भीड़ में फूल कुमारी और उसकी मित्र मंडली भी शंकर मदारी का यह खेल तमाशा देखकर हंसते हुए लोटपोट हुए जा रहे थे। तभी फूल कुमारी अपने फल के थैले से एक केला निकालकर भैरव की ओर उछाल देती है, जिसे भैरव उछलकर हवा में ही पकड़ लेता है। भैरव के इस कर्तव्य से तो वहां खड़ा हर तमाशीन उसके कर्तव्य का कायल सा हो जाता है। फूल कुमारी की देखम देख बहुत बाहु भी एक केला भैरव की ओर उछालने ही वाला था कि तभी बिजली एक छलांग लगाकर बाहु के एकदम समीप पहुंच जाती है और उसके हाथ से वह केला छीनते हुए बाकी के केले वहीं बिखेर देती है। बिजली की ऐसी हरकत से बाहु अत्यंत ही भयभीत हो जाता है और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है, बचाओ बचाओ। तब शंकर सभी तमाशीन को यह हिदायत देता है कि बिना उसकी अनुमति के कोई भी उसके बंदरों को कुछ नहीं खाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि इससे उनके घायल हो जाने का खतरा भी हो सकता है। बंदर बहुत मासूम है। परंतु तभी भैरव फूल कुमारी के समीप पहुंचकर उसकी फ्रॉक को पकड़ लेता है और फूल उसको अपने थैले में से कुछ केले निकालकर उसको दे देती है, जिससे प्रसन्न होकर भैरव हवा में एक जोरदार छलांग लगाता है। यह दृश्य देखकर सभी तमाशीन सहित भाव का भय भी दूर हो जाता है। तभी शंकर आज के खेल तमाशे का समापन कर सभी तमाशीनों से दान दक्षिणा कृत करने लगता है। वह मन ही मन यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा था कि आज तो खेल तमाशा बहुत ही बढ़िया रहा। ऐसा खेल तमाशा तो उसने आज से पहले कभी भी नहीं दिखलाया था। देखो तो आज उसको सभी तमाशीनों ने दक्षिणा भी दिल खोल कर दी है, जिनमें से बहुत सी चांदी की मोहरे और बहुमूल्य पदार्थ है। इस प्रकार शंकर प्रतिदिन भव्य झिलमिल नगर में अपना खेल तमाशा दिखाने लगा और उसे दिन प्रतिदिन पूर्व की अपेक्षा कई अधिक दक्षिणा और बहुमूल्य वस्तुएं दान स्वरूप प्राप्त होने लगी। फूल कुमारी और उसकी मित्र मंडली प्रतिदिन ही शंकर की उन वानरों का खेल तमाशा देखने जाते थे और उन्हें अपने हाथों से केले और स्वादिष्ट भोजन जैसे कि खीर और हलवा खिलाते। अब तो शंकर के यह दोनों बंदर भैरव और बिजली भी उन्हें जानने और पहचानने लगे थे। यह कहना अधिक उचित होगा कि वे उनके मित्र बन गए थे। बच्चे भी उनके खेल तमाशे की बड़ाई करते न थकते थे। अब तो शंकर और उसके वह दोनों बंदर भैरव और बिजली भव्य झिलमिल नगर में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे। शंकर की तो जैसे कोई वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई थी। तब वह प्रतिदिन दिल खोलकर भव्य झिलमिल नगर की उस मदहोश कर देने वाली रंगीन मदिरा का पान करता और अपने साथियों, जिन्हें मुसाफिर खाने का मुंशी पोपटलाल भाया के सम्मिलित था, उन्हें दिल खोलकर मदिरा का पान करवाता। कई बार मुंशी पोपटलाल भाया उसको समझाते कि देख भाइयों, तू यूं धन की बर्बादी ठीक को नहीं, अपने बाल बच्चों का भी कुछ ध्यान कर ले भाया। परंतु यह बात सुनकर शंकर और अधिक मदिरा का पान करता
और कई बार तो वह किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति की भांति जोर जोर से हंसते हुए रोने लगता। तब वह मदिरा के सरूर में झूमते हुए कहता कि मेरे पास बहुत से हलफ जो समय की अत्यधिक प्रचलित मुद्रा थी इकट्ठे हो गए हैं। देखो, ये जीवन तो जीने का नाम है मित्रों। जब तक तुम्हारा मित्र यह शंकर मदारी जीवित है ना, तुम दिल खोल कर मदिरा का पान करो और मुझे भी स्मधोष कर देने वाली रंगीन मदिरा के सरोवर में झूमने दो, गाने दो। फिर वह मदिरा के सरोवर में एक लड़खड़ाते से स्वर में एक गाना गुनगुनाने लगता था कि जीवन में है 2 दिन, एक दिन पीना है और दूसरा दिन मुझको पीना है। फिर एक जोरदार हिचकी, इसके साथ ही वह वहीं पर गिरकर नशे में बेसुध हो जाता है। और वह वहीं पर गिरकर नशे में बेसुध हो जाता है। उधर शंकर के दोनों मासूम बंदर भैरव और बिजली भूखे और प्यासे भोजन ग्रहण करने के लिए उसका बेबसी से इंतजार कर रहे थे। फिर लगभग अर्धरात्रि के समय शंकर को कुछ चेतना आती है और वह मदिरा के सरूर में जो भी उसके मस्तिष्क पर हावी था झूमते लड़खड़ाते हुए अपने झोपड़े की ओर चल देता है। शंकर उसी प्रकार से झूमते लड़खड़ाते हुए अपने झोपड़े के समीप पहुंच जाता है, जहां उसके वह दोनों मासूम बंदर उसको देखते ही भय से कांपने लगते हैं। शंकर अपने एक हाथ में चमड़े की एक मजबूत बैत को थामे आहिस्ता आहिस्ता उनके समीप पहुंच जाता है और कुछ ही क्षणों के उपरांत उन मासूम बंदरों के चीखने चिल्लाने का तीव्र स्वर हर दिशा में गूंज उठता है। शंकर की ऐसी विकृत मनोस्थिति के कारण से न जाने कितनी बार उन मासूम बेजुबानों को उसके अत्याचार और शोषण का शिकार होना पड़ा था और उन्हें भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पर ऐसा वहां कौन था जो उन मासूम जीवों के दर्द को समझ सके। खैर, फिर एक दिन कुछ अजीब सा घटित हुआ। शंकर आज ही पूरे जोश और उमंग के साथ अपना खेल तमाशा दिखाने में लगा हुआ था और पूर्व के समान ही सभी तमाशीन हंसते हुए लोटपोट हुए जा रहे थे। तभी फूल अपने थैले में से कुछ केले निकालकर भैरव की ओर बढ़ा देती है और जैसे ही भैरव उन केलों को लेने के लिए फूल कुमारी के समीप पहुंचता है तो फूल कुमारी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आज भैरव की आंखें कुछ नीली पड़ी हुई थी और उसकी कमर पर कुछ चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। आज भैरव की आंखों में एक दर्द फूल कुमारी को दिखाई दे रहा था। वह भैरव को अपने हाथों से केले दे रही थी, परंतु भैरव ने आज फूल कुमारी के हाथों से केले नहीं लिए। इसके विपरीत वह कुछ क्षण वहीं उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। तब शंकर भैरव की रस्सी खींचते हुए उसको अपने समीप ले आता है और एक जलते हुए आग के गोले में से उसे कूदने के लिए उकसाते हुए निर्देश देता है। कुछ ही क्षणों के उपरांत आज का खेल तमाशा भी समाप्त हो जाता है। तब शंकर प्रतिदिन के समान ही दान में मिले बहुत से हलफ और मूल्यवान वस्तुओं को एकत्रित कर प्रसन्नता पूर्वक वहां से मुसाफिर खाने की ओर प्रस्थान कर चला जाता है। शंकर मदारी का मजमा वहां से हटते ही फूल कुमारी समीप के एक उद्यान में यानी बगीचे में एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी मित्र मंडली के साथ एकत्रित होती है। कुछ देर एकाग्रचित्त होने के उपरांत वह अपने मित्र से कहती है कि तुमने आज भैरव और बिजली को देखा? शंकर मदारी के बंदर और बंदरिया भैरव और बिजली को देखा। आज उन्होंने मेरे हाथों से एक भी केला नहीं खाया। अचानक ही फूल कुमारी के सफरों में एक अजीब सा क्रोध और ममता के भाव एक साथ दिखाई देने लगे थे। वह आगे कहती है कि जब भैरव ने मेरा फ्रॉक पकड़ लिया था तब मैंने उसकी आंखों में
एक बेबसी को देखा था। वह अत्यधिक सूजी हुई थी, जैसे किसी ने उसको निर्दय पूर्वक पीटा हो। फूल कुमारी की बात सुनकर सभी मित्र उस दोनों बंदरों के लिए अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, जो कि अब उनके मित्र बन गए थे और जिन्हें वह अपनी मित्र मंडली का एक हिस्सा मानने लगे थे। तभी बाहु अत्यधिक क्रोधित स्वर के साथ कहता है कि हाँ, मैंने भी उनके शरीर पर चोट के निशान देखे थे। जिसने भी उनको सताया है ना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बाहु का ऐसा रूप देखकर अन्य मित्रों का लहू भी खोलने लगता है। तभी प्रियलता कुछ कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने अभिभावकों से यह सब कुछ बता देना चाहिए? प्रियलता की बात से वहां कुछ क्षण के लिए शांति सी छा जाती है। तब फूल कुमारी अपनी मित्र मंडली से कहती है कि नहीं मित्रों, हमें इस समस्या का स्वयं ही कोई हल तलाशना हो पड़ेगा। आखिर भैरव और बिजली हमारे मित्र हैं और अब वह हमारी मित्र मंडली के ही एक सदस्य मित्र हैं। इसीलिए हम अभी उसके ठिकाने की ओर कूच करेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि उनकी ऐसी दयनीय स्थिति का कारण कसूरवार कौन है। इतना कहते ही फूल कुमारी अपनी मित्र मंडली के साथ मुसाफिर खाने की ओर कूच कर जाती है, जहां शंकर आज की जमा पूंजी को वहीं शाही बाग में पूरब की जमा पूंजी के साथ मिलाते हुए एक पीपल के वृक्ष के तले गाड़ कर मदिरालय की ओर जा रहा था। आज शंकर के मुख पर अत्यधिक प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। ऐसा हो भी क्यों ना, भव्य झिरमी नगर में आकर तो उसकी किस्मत ही पलट गई थी। कहाँ 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। यही रही बात मदिरा की, जिसका शंकर शुरू से ही प्यासा रहता था। कभी कभार ही उसको सूंघने को प्राप्त हो पाती थी, परंतु अब यहाँ भव्य झिरमी नगर में दोनों समय राजशाही पकवान के साथ भव्य झिरमी नगर की मदहोश कर देने वाली मूल्यवान रंगीन मदिरा के झरने उसके लिए बहने लगे थे। शंकर आज भी प्रतिदिन के समान ही 2 बोतल संतरा और 1 अंगूर की सबसे मूल्यवान अनारकली मदिरा की बोतल और भोजनालय से कुछ शाही पकवान खरीदकर मुसाफिर खाने के भीतर प्रवेश कर जाता है, जहां मुंशी पोपटलाल भाया उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। शंकर को मूल्यवान मदिरा स्वादिष्ट पकवानों के साथ अपनी ओर आते देख मुंशी पोपटलाल भाया उसको कहता है कि देख भायो, आज महफिल अठे ही जमेगी। आज महफिल अठे कौन ही जाम सके। मुंशी के मुंह से ऐसी हृदय घात वाली बात सुनकर शंकर से कहता है कि क्या हुआ महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? तब मुंशी उससे कहता है ना भाया ना, वो बात कोनी, परंतु आज राजशाही घणो सख्त हो गयो है, इसलिए आज को जलसो हम तेरे शाही दरबार मां यानी कि शाही बाग मां तेरे ठिकानों पर महफिल को रंग जमावेंगे। मुंशी के इतना कहते ही शंकर शाही बाग में अपने ठहरने के स्थान की ओर मुड़ जाता है और मुंशी पोपटलाल भाया भी अपनी धोती को थामे उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। उधर फूल कुमारी अपनी मित्र मंडली के साथ मुसाफिर खाने के द्वार तक पहुंच जाती है और बिना एक क्षण भी गवाए मुसाफिर खाने के भीतर प्रवेश कर जाती है। मुसाफिर खाने के भीतर एक अलग ही संसार फूल कुमारी को देखने को प्राप्त हुआ। वहां अधिकतर मुसाफिर मदिरा के नशे में झूम रहे थे। उनमें से कोई मुसाफिर गीत गुनगुना रहे थे तो कोई चौसठ के जुए पर बाजी लगा रहे थे। पहले तो फूल कुमारी को कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु शीघ्र ही वह निर्णय लेती है कि मुसाफिर खाने के प्रत्येक कक्ष की जांच करके अवश्य ही अपने उन बेजुबान मित्रों
भैरव, बिजली जो शंकर मदारी के बंदर हैं की सहायता करेंगी। वहीं दूसरी ओर मुसाफिर खाने के पिछवाड़े शाही बाग में शंकर के झोपड़े के बाहर एक चारपाई पर शंकर और मुंशी पोपटलाल भाया भव्य झिरमी नगर की मदहोश कर देने वाली उस मूल्यवान रंगीन मदिरा का स्वाद चखने के लिए अत्यधिक ललायत दिखाई दे रहे थे। तभी शंकर चारपाई के नीचे से एक बोतल संतरे की मादक मदिरा रस भरी को निकालते हुए एक ही झटके के साथ उसकी सील तोड़ देता है। यह देखकर मुंशी पोपटलाल अत्यंत हर्षित होते हुए शंकर से कहता है कि वाह भाया वाह, गढ़ो मजो आ गयो, अब जल्दी से मेरो जाम इस मादक रस भरी से भर दे। रस भरी उस मूल्यवान रसभरी और नारकली उस मूल्यवान शाही मदिरा की बोतल का नाम था जो उसके ऊपर राजशाही मोहर के साथ छापा जाता था, जो वहां की सबसे मूल्यवान मदिरा होती है। शंकर भी तुरंत ही मुंशी का जाम मादक मदिरा से ऊपर तक भर देता है और फिर अपना जाम भी वह उसी प्रकार से ऊपर तक भर देता है। फिर देखते ही देखते वह दोनों रस भरी की पूरी बोतल खाली कर देते हैं। तब शंकर मदिरा के सरूर में झूमते हुए अपनी उसी चारपाई के नीचे से राजशाही मदिरा, अंगूर की मादक मदिरा, काम केसरी की बोतल निकालते हुए पहले की ही बाती एक झटके के साथ उसकी भी सील तोड़ देता है। मुंशी पोपटलाल भाया तो अब मदिरा के सरूर में अपने गांव मल्हार का एक गीत गुनगुना रहा था, जिसके बोल कुछ इस प्रकार से थे कि आज मने पीने से बायो कि आज मने कोई रोको कोनी, आज मने पीणों से बायो कि आज मने कोई रोको कोनी, पी पी के मने जीणों से बायो, पी के मने जीणों से बायो कि आज मने कोई रोके कोनी, कि आज मने पीणों से बायो, आज मने कोई रोके कोनी, पी के मने जीणों से बायो, आज मने कोई रोके कोनी। शंकर को यूं एक झटके के साथ मादक मदिरा की बोतल की सील तोड़ते देख मुंशी अचानक से चुप हो जाता है और शंकर की तारीफ करते हुए कहता है कि वाह भाया वाह, आज तो तने कति कमाल कर दियो है। फिर उन्होंने अंगूर की मादक मदिरा, काम केसरी के दो जामोर पी लिए। अब शंकर के सर माथे पर मादक मदिरा का सरूर अत्यंत हावी हो जाता है और वह एकाएक चारपाई से उठकर मदिरा के नशे में झूमते हुए अपने हाथों में चमड़े की बैत को थामे एक और को चल पड़ता है, जहां उसके वह दोनों बंदर भैरव और बिजली भूखे प्यासे उसको मदिरा पीते हुए देख रहे थे। जैसे जैसे शंकर उनके समीप पहुंच रहा था वैसे वैसे वे बेजुबान कुछ घबराते हुए एक अजीब सा शोर मचाने लगे थे। शंकर को यूं अचानक से अपने हाथों में चमड़े के बैग को थामे उठकर जाते देख मुंशी पोपटलाल भाया मदिरा के सरूर में झूमते हुए कटकटे चलो भाया, एक कहीं है, किसने मारे वो भाया। परंतु शंकर अब भी हर बढ़ते कदम से अपने उन मासूम बंदरों के समीप पहुंचता जाता है। फिर अचानक से वह खुद को उन बेजुबानों के अत्यंत समीप महसूस करता है और मादक मदिरा के सरूर में झूमते हुए अपनी उस चमड़े की बैत से उन बेजुबानों पर टूट पड़ता है। हर बैत की मार से उन मासूम बंदरों, बहरों और बिजली की दर्दनाक आवाज दूर दूर तक हर दिशा में गूंज उठती है। उधर दूसरी ओर मुसाफिर खाने में फूल कुमारी और उसकी मित्र मंडली को जो भैरव और बिजली की वह दर्दनाक आवाज सुनाई देती है तो वह फूल कुमारी कहती है कि यह तो भैरव और बिजली की आवाज है, अवश्य ही कोई उन मासूमों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इतना कहते हुए फूल कुमारी उन मासूमों की उस दर्दनाक आवाज की दिशा में
बेसुध होकर दौड़ने लगती है और फूल कुमारी को यूं पागलों की भांति दौड़ते देख मित्र मंडली के अन्य मित्र भी फूल कुमारी के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। वहां राजशाही में शंकर अपनी निरंतरता की हर सीमा को लांघता ही जा रहा था। आज शंकर की उस भयंकर मोटी मोटी लाल आंखों में एक अजीब सी हैवानियत दिखाई दे रही थी और वह अत्यधिक बेरहमी से उन मासूमों को पीटता जा रहा था। बस पीटता ही जा रहा था और पीटता ही जा रहा था। शंकर का ऐसा बेरहम रूप देखकर मुंशी पोपटलाल भी अपनी चारपाई पर से उठकर मदिरा के सरूर में झूमते हुए और लड़खड़ाते हुए शंकर और उसके उन दो मासूम बंदरों के समीप पहुंच जाता है। या शंकर का हाथ जो अब भी उन बेजुबानों पर अत्यंत ही बेरहमी से चमड़े की बैट बरसाया जा रहा था, उसको पकड़ते हुए कहता है कि क्या ही कर रहे हो बाया, पाछा न हट जा। परंतु यह क्या, शंकर रुकने की बजाय अब और अधिक बेरहमी के साथ उन मासूमों पर अपनी उस चमड़े की बैट से वार पर वार करने लगा था। यहाँ तक कि जब मुंशी उसको रोकने का प्रयास करता है तो वह उस पर भी अपनी चमड़े की मजबूत बैट से टूट पड़ता है, जिसके कारण मुंशी पोपटलाल भाया दर्द से कर्रा उठता है कि मार गयो रे भाया, मार गयो, बचाओ, कोई माने बचाओ रे, मार दियो रे राम जी, मने मार दियो रे। तभी फूल कुमारी शाही बाग में प्रवेश करते हुए बेरहम शंकर को मदिरा के नशे में उन मासूम बेजुबानों को अत्यंत बेरहमी से पीटते हुए पाती है। यह दृश्य देखते ही मानो फूल कुमारी के कोमल हृदय पर कोई वज्र प्रहार हो जाता है और वह लगभग चीखते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ती है कि मत मारो, छोड़ दो, ईश्वर के लिए छोड़ दो, इन मासूमों को छोड़ दो, ईश्वर के लिए छोड़ दो। कुछ ही क्षणों के उपरांत फूल कुमारी उनके अत्यंत ही समीप पहुंच जाती है और अपने उन बेजुबान मित्रों से लिपटकर फूट कर रोने लगती है। फूल कुमारी की ममता भरी दुलार पाकर वह मासूम बंदर भैरव और बिजली भी उसके सच्चे मित्र की भांति लिपट जाते हैं उससे। शंकर यह देखकर एक क्षण को रुक जाता है, परंतु शीघ्र ही उसके मस्तिष्क पर पुनः एक हैवानियत सी हावी होने लगती है। तब वह फूल कुमारी को अपनी उस चमड़े की बैत से मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाता है कि तभी भय के मारे फूल कुमारी के मुंह से बाबा बचाओ बाबा की एक जोरदार चीख निकल जाती है। जो शंकर किसी के रोके नहीं रुक रहा था, वह अचानक से फूल कुमारी के मुंह से बाबा शब्द सुनते ही रुक गया था और उसका वह हवा में उठा हुआ हाथ वहीं स्थिर हो जाता है, होकर जाम हो जाता है, मानो किसी अनजान शक्ति ने उसका वह हाथ मजबूती से पकड़ लिया हो। तभी शंकर को अपने कानों में कुछ आवाजें गूंजते हुए सुनाई देने लगती है। इसी के साथ शंकर को उसकी दृष्टि के सामने उसके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे दृश्य जिन्हें वह विस्मरण जाने की अपने जीवन से मिटा देना चाहता था, स्पष्टता से घटते हुए दिखाई देने लगते हैं और वह स्वयं को लगभग 23 वर्ष पूर्व खड़ा हुआ पाता है, जहां उसकी 12 वर्षीय मासूम बच्ची हयात उसको पुकार रही थी कि बाबा देखो बाबा, यह मोटा बंदर मेरा केला खा गया है, आप इन्हें छोड़ दो बाबा, यह वृक्ष पर अधिक प्रसन्न रहते हैं, बाबा इन्हें छोड़ दो। तब शंकर अपनी मासूम बच्ची को समझाता है कि मेरी बच्ची, यदि मैंने इन्हें छोड़ दिया तो फिर मैं खेल तमाशा किसका दिखलाऊंगा? क्या तू बनेगी मेरी बंदरिया? इतना कहते हुए शंकर जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ क्षणों तक शंकर और उसकी मासूम बच्ची हयात यूं ही खिलखिलाकर हंसते रहे। फिर शंकर अपने आज के खेल तमाशे के लिए तैयारी करना प्रारंभ कर देता है। तभी उसको एक आवाज आती है कि बाबा देखो बाबा, मैं कहाँ हूँ?
अपनी मासूम बच्ची की आवाज़ को सुनकर शंकर उसको इधर उधर देखता है, परंतु वह उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती। तब एक बार पुनः उसकी मासूम बच्ची उसको पुकारती है कि बाबा, देखो बाबा, मैं कहाँ हूँ। इस बार शंकर की दृष्टि उस पर पड़ जाती है और वह लगभग चीखते हुए कहता है कि तुम वहां ऊपर वृक्ष पर क्या कर रही हो? देखो, वहीं रुकना, मैं अभी ऊपर आ रहा हूं। अचानक से अपनी मासूम बच्ची को उस ऊंचे वृक्ष के ऊपर देखकर शंकर की सांसें उखड़कर उसके हलक में ही अटक जाती है और वह एक क्षण भी गवाए बिना वृक्ष की ओर बढ़ चलता है। तभी हयात उसको उस ऊंचे घने वृक्ष के ऊपर से ही आवाज लगाते हुए कहती है कि बाबा, अब मैं भी बंदरिया बन गई हूँ, अब आप उन्हें छोड़ दो, यह मेरे मित्र है, इन्हें छोड़ दो बाबा। तभी हयात कुछ कह ही रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और एक जोरदार चीख बाबा के साथ वह उस ऊंचे से वृक्ष से नीचे शंकर के कदमों के एकदम समीप गिरकर लहूलुहान हो जाती है। उस ऊंचे वृक्ष से नीचे गिरते ही उस मासूम बच्ची के प्राण पखेरु ही उड़ जाते हैं। अपनी मासूम बच्ची की ऐसी हालत देखकर शंकर की आंखें कुछ धुंधला सी जाती है और उनमें उसकी पीड़ा और प्रेम के स्वरूप उसके आंसू बहने लगते हैं। अभी वह कुछ समझ पाता, इससे पहले इसके कानों में पुनः एक आवाज गूंज उठती है कि बाबा, बाबा बचाओ, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। इसके साथ ही शंकर पुनः वर्तमान में आते हुए स्वयं को भव्य झिलमिल नगर के उस शाही बाग में एक विकृत सी मनोस्थिति में पाता है, जहां उसकी दृष्टि के सामने नन्ही फूल कुमारी उसके उन बंदरों, भैरव और बिजली से लिपट कर रोए जा रही थी। वह अब भी रोते और बिलखिलाते हुए निरंतर यही कह रही थी कि छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, बचाओ बाबा, बाबा बचाओ, इन्हें छोड़ दो। अचानक से नन्ही फूल कुमारी को देखकर, जो लगभग उसकी मृत बच्ची हयात के ही हम उम्र थी, शंकर के बेरहम हृदय में वर्षों पुरानी सोई हुई ममता पुनः जाग जाती है और उसके हाथों से वह चमड़े का बैग छूट कर नीचे गिर जाता है। वहीं उसका बैग छूट कर नीचे गिर जाता है। फिर अचानक ही शंकर बिना एक क्षण भी गवाए उस मासूम बेजुबान बंदरों की रस्सी खोलकर उन्हें स्वतंत्र कर देता है। ठीक उसी समय भव्य झिलमिल नगर का दरोगा हक्कड़ सिंह उन मासूम बच्चों के अभिभावकों सहित उस शाही बाग में दाखिल होता है, जहाँ शंकर को एक विकृत सी मनोस्थिति में फूल कुमारी के समीप खड़ा देखकर वह दौड़कर शंकर को पकड़ लेता है। शंकर को पकड़कर वह अपने सिपाहियों से उसको कैद खाने में डालने का आदेश दे देता है, परंतु शंकर अब भी सिर्फ यही कह रहा था कि देखो, मैंने छोड़ दिया है उन्हें, देखो मैंने छोड़ दिया उन्हें हयात। इस प्रकार से शंकर अपने मासूम मृत बच्ची हयात को एक अंतिम संतरांजलि अर्पित करते हुए भव्य झिलमिल नगर के कैद खाने की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर फूल कुमारी को उसकी बहादुरी और नेकदिली के स्वरूप भव्य झिलमिल नगर के सबसे सम्माननीय सम्मान सवर्ण हृदय से सम्मानित किया जाता है और शंकर के वह दोनों बंदर, भैरव और बिजली भव्य झिलमिल नगर के उस कैद खाने के बाहरी बगीचे में आज भी अपने मालिक शंकर मदारी के प्रत्येक अत्याचार को विस्मरण कर उसकी रिहाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी रिहाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी रिहाई की आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह थी आपके मित्र की कलम के द्वारा रची गई एक मनोरंजक और हृदय को छूती हुई कहानी शंकर मदारी। बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि आपकी अपनी कहानी, जो आपकी अपनी ब्लॉग साइट वर्डप्रेस पर विक्रांत राजलीवाल पर प्रकाशित है और साहित्यिक यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। और आज आप सभी साहित्य प्रेमियों के
आग्रह से आपका मित्र लाइव आया है आपकी अपनी इस हृदय को छूती हुई एक अनोखी कहानी शंकर मदारी के साथ। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको शंकर मदारी की कहानी और किरदार अवश्य ही पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। यदि ऐसा है तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ उन्हें अधिक से अधिक साझा कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी अपनी मेरी लेखनी ब्लॉग साइट विक्रांत राजलीवाल जो कि वर्डप्रेस पर स्थित है को फॉलो कीजिए। जल्द ही आपके साथ पुनः जुड़ूंगा। जब तक के लिए आपके अपने मित्र को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।